आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उलेमाओं ने डीएम से मुलाकात कर प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने का विरोध किया है। मंच से भड़काऊ भाषण देने के मामले में एसओ पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। विसर्जन यात्रा में शामिल अराजकताओं के द्वारा मस्जिद पर पथराव और घरों में तोड़फोड़ और आगजनी को वीडियो वायरल हो चुका था, जहां मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ था। मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का है। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ होना चाहिए। अभी तक जो गिरफ़्तारी हुई है वो सिर्फ़ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जा कर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, डीएम साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतज़ामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से, वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है। वहीं मुरादाबाद में खनन माफियाओं ने पुलिस पर गोलियां बरसाई, जिसमें 5 घायल हुए हैं। पुलिस और खनन माफियाओं के बीच आधे घंटे तक लगातार गोलियां चली है। वहीं पुलिस और खनन माफियाओं के बीच फायरिंग में भाजपा नेता की पत्नी की मौत हो गई। खनन माफियाओं ने करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर उनके हथियार छीन लिए गए। उत्तराखंड पुलिस से अधिकारियों ने संपर्क कर बंधक बने यूपी पुलिस को छुड़वाया। घायल पुलिस कर्मियों का कॉस्मोस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। भाजपा नेता की पत्नी की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। 13 सितंबर को STM की टीम को बंधक बनाकर वांटेड खनन माफिया जफर छीनने गए थे डंपर, जहां यूपी पुलिस के 10 जवान खनन माफियाओं को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, लेकिन पहले से उनको भनक लग गई थी। जफर के उत्तराखंड की ओर भनक लगने के बाद पुलिस टीम पर उन्होंने लगातार पीछा किया, जिसके बाद बंधक बनाया गया। मौके पर DIG और SSP पहुंचे हैं और पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला गया। वही खबर चंदौली से है, जो जिलाधिकारी ईशा दोहन और जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में रेवसा में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और यूपी कौशल विकास मिशन जिला सेवा योजना कार्यालय की तरफ से संयुक्त ऑपरेस्टिक मेले का आयोजन किया गया। मेले के मौके पर जिलाधिकारी ईशा दोहन, जनप्रतिनिधियों और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और साथ ही मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। मेले में जनपद और विभिन्न उद्योगों और अधिष्ठानों के लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद अलग अलग उद्योग से लोग पहुंचे और प्रतीक्षित ITI छात्रों को अपने संस्थानों में रोजगार प्रदान करने का ऑफर लेटर दिया। सबसे पहले आज के दिन मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे जनपद के अंदर इस बृहत मेले का आयोजन हुआ। इसमें ITI कॉलेज भी शामिल था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन था कि सर्वाधिक लोगों को रोजगार दे सकी सरकार, इस लक्ष्य के साथ जो एक योजना बनी, उस योजना को यहाँ आज फलीभूत होते हुए देखा जा रहा है और सैकड़ों बच्चे ऐसे जिनको आज रोजगार से अलंकृत करने वाले हैं हम सब लोग, इस जिले के लोग। इसमें आज सभी के सभी अधिकारी, DM, CDO और सभी अधिकारी मेरे साथ सैदराजा के विद्यमानी सम्मानित विभागी, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात के साक्षी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बनाई थी, आज वो स्पष्ट रूप से फलीभूत हो रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन लोगों ने अपने रोजगार मेले से खुद को जोड़ा। ऐसी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने
रोजगार पर व्यवस्था के साथ अपने संस्थानों को जोड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अनुपालन करते हुए आज 48 संस्थाएं इस रोजगार मेले में, बृहद रोजगार मेले में आई हुई है। और हमने देखा अपने हाथ से, हम लोगों ने कई बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया और आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि हजारों बच्चे आज रोजगार से सृजित होंगे और इस जनपद को एक बहुत बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं आज जनपद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज देखिए, आप सभी जानते हैं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना को इतना तेज बढ़ावा दिया है। जब से उत्तर प्रदेश में भी हमारी बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग है और भी जो विभाग है उन सब लोगों ने मिलकर के युवाओं को, देश के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए योगी जी का लगातार उसमें जोर है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश कौशल विकास और साथ में हमारा शिक्षण संस्थान, हमारा ये प्रशिक्षण संस्थान ITI है और साथ में सेवा योजना डिपार्टमेंट है, जिला सेवा योजना, तीनों लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को बेहद कार्यक्रम रखा है। उन्नाव में दिवाली से पहले तबादला रूपी बड़ा विस्फोट हुआ है। SP दिनेश त्रिपाठी ने बड़े स्तर पर उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया। जहां 85 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करके SP ने दिवाली से पहले तबादला रूपी ये बड़ा विस्फोट किया है। उन्नाव के करीब आधे दर्जन थानों में तैनात उप निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया। कुछ उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन का रास्ता दिखाया तो कुछ को फिर से नई जिम्मेदारियां मिली। लखनऊ में स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के राजाजीपुरम स्थित आवास के निकट का E ब्लॉक तिराहा के नाम उनके नाम से राजू श्रीवास्तव चौक महापौर संयुक्ता भाटिया जी ने कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड के पार्षद शिवपाल सांवरिया के अनुरोध पत्र और सनातन धर्म फाउंडेशन के अनुरोध पत्र पर ये घोषणा की है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस चौराहे की याद में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उन्हें दिलों से स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव हमेशा जिंदा रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस ने शहर में 3 साल से रक्त की तस्करी करने वाली गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह को बेनकाम करने के पीछे सरगना की प्रेमिका द्वारा पुलिस ने शिकायत करना बताया। वहीं झूंसी निवासी सरगना शान मोहम्मद और शानो सहित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 128 यूनिट खून, टीबी, सब क्रू अस्पताल की फर्जी रसीद, 85 ब्लड सैंपल की सीशी, विभिन्न अस्पतालों के 138 पर्चे, कार सहित कई सामान बरामद किए गए। गिरोह के संपर्क में कुछ अस्पताल के कर्मचारियों के होने की बात सामने आई है, जिनकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। SP सिटी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि शान मोहम्मद करीब 5 साल पहले दिनकर त्रिपाठी की पैथोलॉजी में काम करता था। वहीं से उसने खून निकालना और ब्लड सैंपल की जांच करना सीखा था। तो वहां नौकरी छोड़ने के बाद ज्यादा कमाई के लिए उसने अपने साथ तमाम युवकों को शामिल किया, जो कि गरीब, नशेड़ी और जरूरतमंद व्यक्तियों की तलाश करते थे। इसके बाद उन्हें 1000 से 1500 रुपए देकर कार के भीतर ही रक्त निकाल लेते थे। खून के बैग पर कूट रचित ब्लड बैंक की स्लिप चिपका कर रसीद तैयार कर लेते थे और फिर जरूरतमंदों को 7 से 10,000 रुपए में उन्हें बेच दिया करते थे। ये एक बड़ा रैकेट ब्लड सप्लाई का पकड़ा गया है। इसमें एक मोहम्मद शान है उर्फ शानू, जो मेन इसका सरगना है। उनके द्वारा इस तरह का ये कार्य 2018 से किया जा रहा है। लगभग 4 साल हो गए हैं। उनके द्वारा कुछ जो गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर या इस तरह के जो लोग हैं, उनको ऑफ़र दिया जाता है कि 1000-1500 रुपये में वो अपना थोड़ा 1 या 2 यूनिट जितना दे सकें ब्लड दें। और वहीं पे ये लोग अपनी टाटा जेस्ट गाड़ी रखते थे, उसी गाड़ी में बिठाकर उन लोगों का ब्लड निकालते थे 1000-1500 रुपये में। उसके बाद ये अपना सिर्फ ब्लड जो ग्रुप है उसकी जांच करते थे। उसके अलावा कोई जांच इनके द्वारा नहीं की जाती थी, ना ही इनके पास इस तरह का कोई इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद ये अपने घर में फ्रिज में इसको स्टोर करते थे। इसके बाद हॉस्पिटल्स, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो ये इंश्योर करते थे किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, कोई पेशेंट उनका भर्ती हो तो उनको ब्लड की ज़रूरत हो तो ये अपने पास उनको भिजवाते थे और अपने यहाँ से इस तरह का ब्लड, जो होल ब्लड है, वो सप्लाई करते थे। कितने लोग पकड़े गए? इसमें टोटल 12 लोग पकड़े गए हैं। जो मोहम्मद शान है उसको मिलाकर टोटल 12 लोग हैं। इनका सभी का अलग अलग रोल है जो डिफाइंड है और आगे इसमें और डिटेल्स पता किए जा रहे हैं।
इसमें 128 यूनिट ब्लड का प्राप्त हुआ है, होल ब्लड का। इसके अलावा बाकी कुछ इक्विपमेंट मिले हैं और जो टाटा जेस्ट गाड़ी है वो भी हम लोगों ने इसमें सीज की है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कई लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई विषयों में अपना पक्ष रखा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव के पहले राजनीतिक बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधी चुप्पी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं शिवपाल यादव का प्रवक्ता नहीं जो उनके बयान का मतलब समझाऊंगा। आज पूरा देश और पूरे प्रदेश अभी मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी है और ये सियासी बयानबाजी करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरा प्रदेश दुखी है। सरकार उसके लिए तत्पर है, तैयार है। डेंगू को लेकर के थोड़ी सावधानी सबको रखने की ज़रूरत है, सबसे अपील भी करते हैं, क्योंकि डेंगू अगर घरों में जल जमाव होता है तो उसके अंदर डेंगू जन्म लेता है और हम सब लोगों को मिलकर के सतर्क रहना है। सरकार के स्तर पर स्वच्छता सहित, दवाओं सहित, डेंगू से पीड़ित मरीजों की इलाज सहित सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। सर, मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं आज शाम को। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी का प्रयागराज में आगमन हुआ है। एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जो भी यहाँ हमारे सब अधिकारीगण आए हैं उनका सबका प्रयागराज की धरती पर स्वागत है, लेकिन उनका आगमन केवल स्वागत के लिए मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी वो बैठक एक अलग प्रकार की है। बैठक के संबंध में जो भी जानकारी होगी, जो वहाँ अधिकृत किए जाएंगे, वो आप सबको जानकारी शेयर करेंगे। सर, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी क्या कोई बातचीत हो सकती है उनसे लोगों की? पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के घरों में हिंसा हुई है, देखिए, जो भी कहीं पर भी हिंसा होती है तो उस हिंसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की राज्य इकाइयाँ होती हैं वो लगातार तुष्टीकरण की नीति ना अपनाते हुए जिनके साथ अन्याय होता है उनके मदद के लिए खड़ी रहती हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की सरकार की घोर विफलता है, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का परिणाम है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अगर हुई हैं, उनके दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर से वहाँ की जो भाजपा की राज्य इकाई है वह चुप भी नहीं बैठेगी। हम वहाँ के मुख्य विपक्षी हैं, सदन में भी मामला उठाएंगे और वहाँ सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कहीं पर भी इस प्रकार के हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते, बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।